बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स और आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, ये पेपर ए का। स्टैटिस्टिक्स में आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा कितनी किस्म का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, क्लास इंटरवल्स कैसे फाइंड करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, मॉड फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा दोनों के बारे में बताया जाएगा आपको। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, क्लास बाउंड्रीज किस तरह से फाइंड करते हैं या किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बताते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जनाब डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, इसी को देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। ये बेसिकली एस्टिमेशन कहते हैं अंदाज़ा लगाने को, और प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस को। अंदाज़ा लगाना या चांसेस फाइंड करना, इन सारी चीज़ों के बारे में जिसको जो साइंस होती है उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेटा। ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। इट इज मोस्ट origin data and has not undergone any statistical treatment. It is also called raw data. वो डेटा जिस पे आप कोई भी स्टैट्स की टेक्निक अप्लाई ना करते हो, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। मतलब जिस पे अभी आपने कुछ अप्लाई नहीं किया स्टैट्स का। स्टैट्स की भी कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ भी अप्लाई ना करें जिस डेटा के ऊपर, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और इसका दूसरा नाम होता है रॉ डेटा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। वो डेटा, इट इज द डेटा विच हैज गॉन थ्रू स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। वो डेटा जिस पे आप स्टैट्स की कुछ टेक्निक्स, कुछ रूल्स या फार्मूले अप्लाई कर दें, ऐसे डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। Define question number 4, define the terms population and sample. The set of data is called a population. वो सेट जिसमें सारा डेटा आप लिख दें, उस सेट को हम कहते हैं पॉपुलेशन। सैंपल क्या चीज होती है? द सेट ऑफ डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ये जो ऑलरेडी आपने पॉपुलेशन बना लिया, पॉपुलेशन क्या होता है? सारे डेटा को एक सेट की फॉर्म में लिख दें, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन में से कोई सा डेटा उठा लें तो वो चीज होती है सैंपल। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? यहां से मेन काम आपका स्टार्ट हो जाता है जी। A tabular arrangement of data in which the values of variable are grouped along with their respective frequency. वो डेटा जिसको आप अरेंज करो टेबल की फॉर्म में, ठीक है, वो डेटा जिसको आपने अरेंज करना है टेबल की फॉर्म में, और जिनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कितनी दफा ये चीज अपीयर हो रही है। मतलब 1 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, या 4 टाइम्स आ रहा है, या 5 टाइम आ रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस कितनी दफा ये चीज अपीयर हुई है। तो ऐसे डेटा को जिसको आप टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दें, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। What is class interval? The difference between upper and lower class boundaries is called interval of that class. The difference कहते हैं माइनस को, माइनस करना, between upper and lower class boundaries is the class interval of that class. ये देखें, एक मैंने एग्जांपल दी है, एक मैंने क्लास इंटरवल लिखा 1 से लेके 4 तक, इस किस्म के इंटरवल्स होंगे। अब इसकी लोअर जो बाउंड्री है वो 1 है, अपर बाउंड्री 4 है। तो क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री का डिफरेंस ले लें इनकी बाउंड्रीज में। मींस अपर में से आप लोअर माइनस कर दें तो 4 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब है इस क्लास का जो इंटरवल होगा वो 3 होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज, और ये इंटरवल फाइंड करने के लिए बाउंड्रीज को माइनस किया जाता है। Next is discrete data. Data which consists only whole number is called discrete data. वो डेटा जो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हों, जिसमें
अब होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? चलें आपसे पूछ लेते हैं, वैसे मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बताएगा होल नंबर क्या होता है? 0 से लेके आगे 0 1 2 3 4 करेक्ट, 5 6 बिल्कुल 7 सही, 8 बिल्कुल 9 सही। 0 1 2 3 4 5 आगे सो ऑन, ये सारे को हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब कोई पॉइंट्स की फॉर्म में ना हो, जिसमें फ्रैक्शन ना हो, तो वो डेटा जिसमें होल नंबर्स हो, लाइक जीरो हो सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, डेसिमल ना हो जिसमें, ठीक है, ऐसे डेटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। Continuous data क्या होता है जी? Data which consist only continuous variables such as the temperature of a particular day, age, height. Continuous data वो डेटा होता है कि जो आपको बताता है, जो continuously आइडिया दे रहा होता है उस चीज के बारे में। जैसे आप लोगों की एज है, continuously बढ़ रही है, ठीक है, एक महीना, 1.5 मंथ, 1.5 मंथ के बाद आपकी एज क्या होगी, या आपकी हाइट है जो सेंटीमीटर्स के हिसाब से बढ़ रही होती है, 1.5, 2.5, 25.5, 25.67, इसमें डेसिमल्स भी आ जाते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं आता, गैप नहीं आता, कहीं पे जंप नहीं आते, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। अब अपने ये दो चीजें जो है ना अगले क्वेश्चन पे यूज हो रही हैं, आपको कुछ गिवन है, आपने बताना है ये कॉन्टिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, साथ साथ आप मुझे बताते भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट एंड विच आर कॉन्टिन्यूस? नंबर ऑफ पर्संस इन अ फैमिली, ये कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है? मैं खुद ही बता देता हूँ, ये बेसिकली डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ पर्संस जो है ना, लाइक आपके पास 2 फैमिली मेंबर है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 5 है, ये आप देखें कहीं पे पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें। नंबर ऑफ पर्संस जो है ना, तो इस तरह की फॉर्म में होंगे, 5 6 3 8 10, कहीं पे पॉइंट नहीं आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि 2.5 पर्संस, 2.5 का क्या मतलब हुआ, या तो 2% होते हैं या 3% होते हैं, 2.5 कोई भी पर्सन नहीं होता। तो ये एक डिस्क्रीट है डाटा। ये नंबर ऑफ बुक्स इन अ रैक, रैक में जो आपने बुक्स लगाई होती है वो कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? बुक्स अगेन एक होती है, 2 होती है, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 10 हो सकती है। ये नहीं होगा कि 1.5 बुक, ये नहीं कहेगा 3.5 बुक, तो इसका मतलब है ये भी एक डिस्क्रीट डेटा है। एज ऑफ ए पर्सन, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, इसमें पॉइंट भी आ जाते हैं, 2.1, 2.1 ईयर, जैसे 2 इयर्स एंड 1 मंथ गया, तो इस तरह ये कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाता है। प्राइस ऑफ राइस, ये भी एक डिस्क्रीट डाटा है। हाइट ऑफ अ चाइल्ड, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, ये मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं आएगा और इंक्रीज होती जाती है हाइट। कभी ये नहीं हुआ कि बच्चे की हाइट बढ़ के कम हो जाए, तो ये बढ़ती है और कॉन्टिन्यूसली बढ़ती है, कहीं पे गैप नहीं आता। नेक्स्ट है द मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, और अर्थमेटिक मीन के शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है A.M। जहां भी A.M आएगा, इसका मतलब होगा अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज बाय देयर नंबर्स। ये सिंपल वो है जो आप एवरेज फाइंड करते हो। जैसे एवरेज कैसे फाइंड करते हो, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है उन सबको ऐड कर लो न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म्स से, तो आपके पास मीन आ जाएगा, जिसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। नेक्स्ट इज मीडियन, the value which divides the data into two equal parts when the data are arranged in order। मीडियन वो वैल्यू होती है जो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब मिड में हो, कहीं पे ये राइट साइड पे भी इसकी वैल्यू हो, लेफ्ट साइड पे भी वैल्यू हो, लेकिन शर्त ये है कि उस डाटा को अरेंज्ड होना चाहिए इन ऑर्डर, मींस असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, छोटे से बड़े की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो वैल्यू जो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। नेक्स्ट इज मॉड, द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स
इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा अपीयर होती है, जैसे आपके सामने कुछ डाटा लिखा हुआ उसमें 3 जो है वो 5 दफा आ जाए, ठीक है, तो वो वैल्यू जो मैक्सिमम दफा रिपीट हो या रीअकर हो एक डाटा में, बार बार आए, उसको हम कहते हैं मॉड। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लोगों को बता रहा हूं, एवरेज, अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनग्रुप डाटा के फार्मूले ये होंगे और ग्रुप डाटा के फार्मूले ये होंगे। अब एवरेज में मीन भी आ जाता है, मीडियन भी आ जाता है और मॉड भी आ जाता है, ये तीनों टाइप्स हैं। मीन, अगर तो अनग्रुप डाटा है उसका मीन फाइंड करना है, एक्स बार को हम कहते हैं मीन से रिप्रेजेंट, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करना है, सम ऑफ समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स जो मैंने आपको बताया, समेशन रिप्रेजेंट करता है सम को, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स है उन सबको ऐड कर लो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मीन आ जाएगा। किसका? अनग्रुप डाटा का। और ग्रुप डाटा अगर आ जाए तो एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। एक्स वैल्यूज को कहते हैं, वैल्यू ये भी गिवन होगी क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उनका सम फाइंड कर लेना होगा, और फिर जो फ्रीक्वेंसी होगा उसका सम फाइंड करके, तो समेशन एफ एक्स को डिवाइड कर दोगे समेशन एफ से, तो आपके पास ग्रुप डाटा की मीन आ जाएगा। ये हम करेंगे भी क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन भी स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा आपने फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। उसके बाद है मीडियन। इसकी डेफिनेशन जैसे बताई, मिड वैल्यू फ्रॉम अरेंज्ड डाटा। एक डाटा को अरेंज करना है, उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। और अगर ग्रुप डाटा है तो उसके लिए ये फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला जब हम जिस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या चीज है, एल का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, एन और एफ और सी का क्या मतलब है, ये मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। मॉड फाइंड करना, डेफिनेशन में मैंने बताया ग्रुप डाटा के लिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। एक डाटा अगर आपको गिवन है और वो अनग्रुप डाटा अगर है, तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही होगी उसको हम कहते हैं मॉड। और अगर ग्रुप डाटा है तो ये फार्मूला 3 टाइम्स मीडियन, मतलब 3 इंटू मीडियंस माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब इनमें से ही फार्मूले यूज होंगे आने वाले क्वेश्चंस में। जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन 2 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, 2015 एंड 2018 के पेपर में। अभी आप लोग लिखें मत, सिर्फ समझें। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारी स्लाइड्स, वहां से आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ मॉड इज इक्वल्स टू 15, मीडियन इज इक्वल्स टू 12, फाइंड मीन। मॉड गिवन है आपको 15 है, मीडियन गिवन है 12 है, आपने मीन फाइंड करना है। तो ये बेसिकली ग्रुप डाटा, ये जो मैंने अभी लास्ट फार्मूला आपको बताया मॉड, जिसमें मीडियन भी इन्वॉल्व है, अर्थमेटिक मीन भी इन्वॉल्व है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज करेंगे जिसमें मॉड भी इन्वॉल्व है, मीडियन भी इन्वॉल्व है, अर्थमेटिक मीन भी इन्वॉल्व है। तो इसको यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। सोल्यूशन देखिए इसका, मॉड गिवन है 15, मीडियन आपको गिवन है 12, और आपने ये फार्मूला अप्लाई कर लिया मॉड का। मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब मॉड की जगह वैल्यू पुट कर लिया आपने जो कि 15 थी, मीडियन की वैल्यू पुट कर ली जो कि 12 थी, और 2 टाइम्स मीन एज इट इज रखें क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने मीन ही फाइंड करना है। 15 एज इट इज आएगा यहाँ पे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, लिख लिया आपने यहाँ पे, और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी 2 इंटू मीडियन। अब आपने क्या करना है, ये 2 टाइम्स मीडियन को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, ये -2 इंटू मीडियन नेगेटिव था, वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और -15 को आपने यहाँ पे ले आना राइट साइड पे। अब 15 जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -15। अब 36 में से -15 करें, 36 में से 15 माइनस करें तो 21 आ जाएगा। तो 2 इस मीन के साथ इस वक्त मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो 21 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 2 इज 10.5। ये आपने मीन फाइंड करना था, मीन फाइंड कर लिया। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए मुझे क्या ये क्वेश्चन क्लियर, यहाँ तक जितना भी पढ़ लिया क्लियर है?
सर ये ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा और क्या कह रहे हो, थोड़ा दोबारा बोलना। सर जी क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा समझा दें। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा समझा दें। ओके, question number 5, what is the frequency distribution? frequency a tabular arrangement of data को आप tabular means टेबल की फॉर्म में अरेंज करें। आगे क्वेश्चंस आएंगे जो हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। in which the values of variables, जो आपको वैल्यू गिवन होगी जिस वेरिएबल की, are grouped, वो ग्रुप की फॉर्म में हो, along with their respective frequencies, और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। फ्रीक्वेंसीज का मतलब है ये चीज कितनी दफा आ रही है। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वो पूरा टेबल हम बनाएंगे भी खुद से, और एक एक चीज उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि वो डेटा जिसको आप अरेंज करो टेबल की फॉर्म में, ऐसे डेटा को हम कहते हैं ऐसे टेबल को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जी, क्या आप क्लियर है ये? यस सर। ओके, और ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का बता दें। वो डेटा जब जो इंटरवल्स के फॉर्म में करता हो, वो पर्टिकुलर जिसमें अरेंजमेंट गिवन हो आपको, वो डेटा होगा। और जो बगैर किसी फॉर्म में, बगैर किसी अरेंजमेंट के, या उनमें कोई सीक्वेंस ना हो, कुछ भी ऐसी चीज ना हो जिससे पता चले कि यार ये फॉर्म ग्रुप में काम करते हैं, उसका ग्रुप डेटा होगा। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने अभी करने हैं। अभी तो ये फिलहाल डेफिनेशन चल रही थी, आगे जाके चलते हैं जी आगे। मैं आप सबको अब म्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन अर्थमेटिक मीन। मैं आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन दिखवा चुका हूं, दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यू obtained by dividing the sum of the values by their number. values obtained by dividing the sum of the values by their numbers, वही अर्थमेटिक मीन को x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये समेशन का साइन जो है इसका मतलब है सम, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन होगी उनको सम कर लें और डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, तो ये आ जाएगा सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसी से रिलेटेड है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ सेवन वैल्यूज इज 6। 7 वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है 6 है। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज, तो इनका सम ऑफ द वैल्यू क्या होगी? अर्थमेटिक मीन्स a डॉट n गिवन है हमें 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 वैल्यूज, तो नंबर ऑफ टर्म्स n आ जाएगा हमारे पास 7। आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द वैल्यू। सम ऑफ द वैल्यू को हम समेशन x से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो अभी थोड़ी देर पहले ये ऊपर जो मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये फार्मूला आपने यूज करना है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ x समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x मींस नंबर ऑफ टर्म्स को सम करना आपने। तो अर्थमेटिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पुट कर लें जो कि 6 है, आपने 6 पुट कर ली, इज इक्वल्स टू समेशन x एज इट इज रखें क्योंकि ये आपने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7। इस 7 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ। 7 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आ जाएगा 42। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, समेशन x आपके पास आ गया 42। अब मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी इसकी पहले स्टेटमेंट देख लिया। डिफाइन मीडियन एंड मॉड। ये डेफिनेशन अगेन मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। ये क्वेश्चन 2016 एंड 2017 के पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। 2016 एंड 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन पूछी गई, आप आपसे मीडियन और मॉड की डेफिनेशन बता दें।
तो बता देते हैं जी मीडियन क्या होता है, द वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो वैल्यू जो अरेंज डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो वैल्यू जो किसी भी अरेंज्ड डेटा को डिवाइड कर दे इनटू टू पार्ट्स, मतलब मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। लेकिन शर्त यह है कि वो डाटा आपने अरेंज किया हुआ हो, वो डाटा सबसे पहले अरेंज करना है, उसमें जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। मॉड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड, वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है, ऐसी वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने टेबल भी खुद बनाना है और सब कुछ खुद ही करना है। क्वेश्चन है फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा आपको गिवन है, ये x गिवन है, वेरिएबल इसमें x यूज हो रहा है। अब वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10। f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 2 इस डाटा में कितनी दफा आ रहा है, 13 दफा आ रहा है 2। 4 इस डाटा में कितनी दफा आ रहा है, 20 टाइम्स 4 आ रहा है। 6 इस डाटा में कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 22 टाइम्स रिपीट हो रहा है 6। 8 इस डाटा में 18 दफा आ रहा है, और 10 जो है वो इस डाटा में 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये सारा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन गिवन है, यहां तक आपको x गिवन है, x मींस वैल्यूज गिवन है किसी वेरिएबल की, और फ्रीक्वेंसी उनकी गिवन है, मींस ये वैल्यूज कितनी कितनी दफा रिपीट हो रही हैं। आपने इस डाटा का मीडियन भी फाइंड करना है, इस डाटा का मॉड भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्लियर है, मैंने आप सबको अनम्यूट किया, बताइए। यस सर। ओके, अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं बताने लगा कैसे हमने इसको solve किया। अब ये एक ग्रुप्स बना लें हमने, इसके ग्रुप की फॉर्म में लिखना डिफरेंट ग्रुप्स में। पहला, अब आपने एक टेबल जो बनाना है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसकी मैंने बात की थी, मतलब डेटा को आप अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अब आपने खुद काम करना है, ग्रुप्स बनाने हैं आपने। सबसे पहले ग्रुप्स का एक कॉलम बना लेना आपने, फिर x, ये जो x की वैल्यूज गिवन है इसका कॉलम बना लेना है। फिर ये जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी f गिवन है इसका कॉलम बना लेना है। फिर f ऑफ x, ये भी बताता हूँ क्या चीज है, और फिर c डॉट f, ये बताता हूँ क्या चीज है। पहले ग्रुप देख लें जी, 1 से 3 तक एक ग्रुप बनाया आपने, इसमें जो जो चीजें आएंगी वो लिखते जाएंगे हम। 3 से 5 तक का ग्रुप देख लेंगे हम, 5 से 7 तक का ग्रुप, 7 से 9 का ग्रुप, और 9 से फिर 11 का ग्रुप। मतलब हर ग्रुप का अब आपने 2 का गैप रखा हुआ है, हर ग्रुप में 2 का गैप रखा हुआ है। कैसे 2 का गैप है, 1 और 3 में 2 का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 7 और 9 में 2 का गैप है, 9 और 11 में 2 का गैप है। ये गैप सेम होना चाहिए हर एक ग्रुप में, ठीक है जी। अब ये x की वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ये लिखते जाए। पहली वैल्यू थी 2, आपने 2 लिख दी, फिर 4 थी 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, और 10 लिख दिया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है। 2 की फ्रीक्वेंसी है 13, फ्रीक्वेंसी का दोबारा मतलब है बता दूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है इस डेटा में, 13 दफा रिपीट हुआ है। ये 4 जो है 20 दफा रिपीट हुआ है, 6 जो है 22 टाइम्स रिपीट हुआ है, 8 जो है 18 दफा रिपीट हुआ है, 10 जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। मैं यहां तक आप सबको अनम्यूट करता हूं, बताइए यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला कॉलम है एफ एक्स, क्योंकि ये एफ एक्स और वो सी डॉट एफ, ये आगे वो जो मैंने फार्मूला लिखवाए थे, फार्मूला हमने यूज करने, उनमें यूज हो। एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो 2 कॉलम है जिसमें एफ और एक्स इन्वॉल्व है, ये 2 कॉलम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। एफ और एक्स की मल्टीप्लीकेशन मींस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या आएगा आंसर, 26 आ जाएगा। ये लिख दिया आपने 26। 20 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा, ये आ गया 80। 6 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। 8 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 144। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 100। ये एफ एक्स फाइंड कर दिया, मींस इन 2 कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन, उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा एफ एक्स।
अब सी डॉट एफ क्या चीज है? इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या चीज होती है, ये कैसे लिखते हैं जरा गौर से देखिएगा। फ्रीक्वेंसी की जो पहली टर्म है, फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट टर्म है 13, इसको आपने एज इट इज लिखना है। पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एज इट इज लिखना है। अब फ्रीक्वेंसी का जो सेकंड टर्म थी 20, वो लिखेंगे, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी पहले, वो आप ऐड कर दोगे इसमें। 20 में पिछले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे 30, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33। अब 33 लिखेंगे इधर, और नेक्स्ट जो टर्म फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 22, वो ऐड कर देंगे इसमें, आंसर आ जाएगा 55। अब 55 दोबारा लिखेंगे नेक्स्ट में, और फ्रीक्वेंसी क्या थी, 18 थी फ्रीक्वेंसी, वो लिख दिया आपने यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 73। अब 73 को नेक्स्ट में लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी क्या थी नेक्स्ट की, 10, वो आ जाएगी यहाँ पे। तो 73 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 83। मैं आप सबको अनम्यूट करूं, यहां तक क्लियर है सबको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफएक्स बनाना आ गया आप सबको? आगे चलेंगे। ओके, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं दोबारा। ये तो हमने टेबल बनाया अभी तक, लेकिन जहन में रखिए आपको फाइंड करना है मीडियन, आपको फाइंड करना है मॉड। ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब ये जो आपने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाया, इसको आपने ऐड कर देना है, समेशन एफ। इन सारी टर्म्स को आप ऐड करो तो आंसर आएगा इसका 83। समेशन एफ को हम एन भी कहते हैं। और फिर ये जो एफ एक्स वाला कॉलम था, मींस एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ था जिस कॉलम में, इसको भी आपने ऐड कर देना है, समेशन एफ एक्स। इन सारी टर्म्स को जब आप ऐड करोगे, इन सारी टर्म्स को जब आप ऐड कर लोगे, तो आपका आंसर आएगा 482, जो कि ये आ गया। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। ग्रुप डेटा में मैं आपको दोबारा उस टेबल पे ले जाता हूं जहां पे मैंने बताया था, ये एक टेबल था जिसमें ये टेबल है जी। अब हम ग्रुप डाटा को डील कर दें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में ये जो मीन का फार्मूला होता है वो ये होता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये फार्मूला हम यूज करने लगे हैं अपने क्वेश्चन में। अब दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ जा रही है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू थी 482, समेशन एफ की वैल्यू थी 83। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 581 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं आगे, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूले की तरफ पहले मैं ले जाता हूं आपको। फार्मूला क्या था मीडियन फाइंड करने का? ये फार्मूला है जी मीडियन फाइंड करने का। इसमें आपको चाहिए था जनाब एल एच एफ, एल भी चाहिए, एच भी चाहिए, एफ भी चाहिए, एन भी चाहिए और सी भी चाहिए। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मीडियन के लिए फॉर द लोकेशन ऑफ मीडियन क्लास, हमने सबसे पहले मीडियन क्लास डिसाइड करनी है कि इनमें मीडियन क्लास क्या होगी। ये जो हमने इतनी सारी क्लासेस बना ली हैं, इनमें मीडियन क्लास डिसाइड करना जरूरी है। सारा काम अब मीडियन क्लास से रिलेटेड होगा। अब मीडियन क्लास के लिए ये फार्मूला n डिवाइडेड बाई 2। अब n क्या था ये आपने फाइंड किया बाय n, 83 जिसका आंसर आया था। 83 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 41 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये लाई करता है 55 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जो आंसर आएगा इसको आपने देखना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। 13 तक आपने ये क्लास सिलेक्ट करनी होगी, 33 तक ये क्लास सिलेक्ट करनी होगी, और 55 तक ये क्लास सिलेक्ट करनी होगी। हमारा आंसर क्या आ रहा था 41.5, और ये मेरे ख्याल में इसी क्लास में आता है 55 तक, इसी क्लास के अंदर अंदर लाई कर रहा है 41.5। तो ये क्लास बन जाएगी हमारी मीडियन क्लास, जिसको आपने कहा है 57। ये दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। n बाय मीडियन क्लास के लिए आपने क्या करना है, n बाई 2। n क्या चीज है ये आपने फाइंड किया हुआ है, समेशन f को का हुआ n। n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो n की वैल्यू पुट करेंगे 83 बाई 2, जो कि आएगा 41 बाई 5। ये आपने देखना होगा 41 बाई 5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे आ रहा है, ये 55 तक का। तो 45.5 इसमें कहीं पे लाई करेगा 55 तक में। तो ये आपने क्लास सिलेक्ट कर ली 5 से लेके 7 तक। तो सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 5 से लेके 7 तक, क्योंकि 41.5 55 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा था, और 55 की जो क्लास बनती है वो 5 और 7 है। अब
एल क्या चीज है जी? लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं हम एल। तो आप देख लो ये क्लास जो आपने सिलेक्ट की है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 5, तो 5 एल हो जाएगा 5, जिसको हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। एच क्या चीज है? क्लास इंटरवल, मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, जो पहले बता चुका हूँ, एच कहते हैं उसको। तो 7 - 5 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, मींस इन दोनों में गैप कितना या डिफरेंस कितना, वो 2 का डिफरेंस है। एफ क्या चीज है जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी? क्लास आपने सिलेक्ट की हुई है 5 7, इसकी फ्रीक्वेंसी देखें ये है जी 22, ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 22, आपने 22 लिख दी फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव सी क्या चीज है? ये चीज इंपॉर्टेंट है जी। सी स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग कहते हैं पिछली वाली को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी होगी किसकी? पिछली मीडियन क्लास की, जो आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट की हुई है ना, जैसे ये था, इस क्लास की थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 55, लेकिन आपने इसके लिए रखनी, प्रीसीडिंग का मतलब है इससे पिछली जो होगी, तो इससे पिछली जो थी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 33, तो सी आपने सेलेक्ट करना है 33। जो मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं सिलेक्ट करनी होगी, उससे पिछली जो क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सिलेक्ट करनी होगी। सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ये आ जाएगा 33। अब आपने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, L + h/f into n divided by 2 - c। L क्या था? 5 पुट कर दिया आपने, H क्या था? 2 पुट कर दिया, F क्या था? 22 वो पुट कर दिया आपने, N 83 और डिवाइडेड बाई 2 - 33। इस सारे को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.77, और इसको जब आप 5 में ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 5.77। इसके बाद आता है मॉड। मॉड फाइंड करने का वही फार्मूला जी, 3 टाइम्स मीडियम माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। तो यह आ जाएगा 3 × 5.77 माइनस 2 × 5.81, मीडियन की जगह 5.77 और अर्थमेटिक मीन की जगह 5.81, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में ये अर्थमेटिक मीन भी फाइंड किया हुआ है और मीडियन भी फाइंड किया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज आपने पुट कर दिए हैं यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.69। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आप सबको अनम्यूट करो, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सर ये मोड का थोड़ा समझ नहीं आया। मॉड का देखिए जी, मैं आपको पिछली स्लाइड पे अगेन लेके जाता हूँ जहाँ पे आपने ये फॉर्मूले लिखे थे। ये है जी मॉड का फार्मूला। ग्रुप डाटा, हम ग्रुप, ये क्वेश्चन ग्रुप डाटा से रिलेटेड था, इस क्वेश्चन में ये 3 फार्मूले आपने यूज किए हैं। मीन के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया, मीडियन के लिए ये वाला फार्मूला यूज किया, और मॉड के लिए ये फार्मूला यूज किया। मॉड का फार्मूला होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। अब हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ये आपने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर लिया, ये पड़ा हुआ अर्थमेटिक मीन, ये आपने मीडियन भी फाइंड कर लिया। तो मॉड का जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू पुट कर लेंगे, अर्थमेटिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मॉड का फाइनल आंसर आ जाएगा जी। अब क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? यस सर। ये जो ग्रुप बनाया आपने टेबल में, जी जी, तो इसमें दो, हर क्वेश्चन में 2 का डिफरेंस है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में नहीं, ये डिपेंड करता है आपका क्या उस डेटा का क्या उसमें डिफरेंस चल रहा है। आप इसको 3G का गैप भी रख सकते हो 3 में, ठीक है, 3G का गैप भी रख लो और 4 का गैप भी रख सकते हो, लेकिन 2 का गैप हमने इस अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, ये सेशन आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक आपको बचते हैं, सेशन क्योंकि एंड होने वाला है 40 मिनट्स का। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए वो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल आप ये ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा से रिलेटेड ये फार्मूले देख लो, याद कर लो, और उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हमने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये फार्मूले आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए, डेफिनेशंस आप जहन में रख लो, ठीक है। कल यस सर। 10 बजे आएंगे और कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। क्लियर सबको? यस सर। ओके, ठीक है। और कोई बात पूछनी हो या और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो? तो ये क्वेश्चन